आचार्य चाणक्य केवल एक शिक्षक ही नहीं थे, बल्कि दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और महान मार्गदर्शक भी थे। वे अपने शिष्यों को ज्ञान देते समय केवल ग्रंथों की बातें नहीं करते थे, बल्कि व्यवहारिक जीवन से जुड़े उदाहरण देते थे। उनके विचार आज भी जीवन की कठिनाइयों में मार्गदर्शन करते हैं। आइए उनके कुछ प्रमुख विचारों को विस्तृत रूप में समझें। एक बार उनके शिष्य ने उनसे पूछा, आचार्य, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? चाणक्य ने उत्तर दिया, विद्या सबसे बड़ी संपत्ति है। धन, यश, रूप सब क्षणिक हैं, लेकिन शिक्षा मनुष्य के साथ हमेशा रहती है। शिक्षित व्यक्ति संकट में भी रास्ता निकाल लेता है। अज्ञानी चाहे कितना भी धनी हो, उसका जीवन अधूरा है। इस उत्तर से शिष्य ने समझा कि जीवन में सबसे पहले ज्ञान अर्जित करना चाहिए। दूसरे अवसर पर एक विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी, समय इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है? चाणक्य ने कहा, समय सबसे बड़ा गुरु है। बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता। जो आज का कार्य कल पर टाल देता है, वह अवसर खो देता है। किसान यदि समय पर बीज न बोए तो फसल नहीं होगी। विद्यार्थी यदि समय पर अध्ययन न करे तो परीक्षा में सफल नहीं होगा। इसलिए समय का सदुपयोग ही सफलता की कुंजी है। चाणक्य ने अपने शिष्यों को धन के बारे में भी शिक्षा दी। उन्होंने कहा, धन जीवन का आवश्यक आधार है। बिना धन के व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, किंतु धन को धर्म और नीति के मार्ग से अर्जित करना चाहिए। अधर्म से अर्जित किया गया धन विनाश का कारण बनता है। धन को केवल संग्रह मत करो, उसका सदुपयोग भी करो। धर्म, शिक्षा और समाज की भलाई के लिए धन का उपयोग ही श्रेष्ठ है। एक दिन उन्होंने कहा, मित्र और शत्रु की पहचान करना बहुत आवश्यक है। शत्रु को कभी कमजोर मत समझो और कपटी मित्र से सदैव सावधान रहो। शत्रु सामने से प्रहार करता है, लेकिन कपटी मित्र भीतर से धोखा देता है। इसलिए मित्र चुनते समय विवेक से काम लो और समय समय पर उसकी परीक्षा भी करो। सच्चा मित्र वही है जो संकट में साथ खड़ा हो। परिवार के विषय में उन्होंने कहा, परिवार मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि पत्नी मृदुभाषी, धार्मिक और आज्ञाकारी है तो परिवार में सुख और समृद्धि आती है। परंतु यदि वह कटु वाणी बोलने वाली है तो परिवार में कलह बढ़ता है। बच्चों का पालन पोषण भी नीति से होना चाहिए। 5 वर्ष तक उन्हें प्यार दो, अगले 10 वर्ष अनुशासन और शिक्षा दो और 16 वर्ष के बाद उन्हें मित्र की तरह समझो। तभी वे योग्य नागरिक बन पाएंगे। राजनीति और नेतृत्व पर उन्होंने कहा, शासक को न तो अत्यधिक कठोर होना चाहिए और न ही अत्यधिक दयालु। शासन संतुलन से चलता है। राजा को दंड और पुरस्कार दोनों का सही समय पर प्रयोग करना चाहिए। यदि राजा केवल दंड देगा तो जनता उससे डरकर दूर हो जाएगी, और यदि केवल दया करेगा तो लोग अनुशासन नहीं मानेंगे। इसलिए न्यायपूर्ण शासन ही सबसे श्रेष्ठ है। उन्होंने जीवन प्रबंधन के लिए कहा, मनुष्य को अपने रहस्य किसी को नहीं बताने चाहिए, चाहे वह घनिष्ठ मित्र ही क्यों न हो। समय बदलने पर वही रहस्य उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। विवेक और सावधानी जीवन के लिए आवश्यक हैं। जिस प्रकार कोई व्यापारी बिना सोच समझे व्यापार नहीं करता, उसी प्रकार मनुष्य को भी बिना विचार किए कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। संतोष और संयम पर उन्होंने कहा, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह सदैव सुखी है। लालच और इच्छाएं ही दुख का कारण हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला ही सच्चा विजेता है। जो व्यक्ति अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही वास्तविक अर्थों में पराक्रमी है। युद्ध में दूसरों को हराना आसान है, लेकिन स्वयं को जीतना कठिन है। धर्म और नैतिकता के संबंध में उन्होंने कहा,
जो धर्म की रक्षा करता है वही दीर्घकाल तक प्रतिष्ठा पाता है। झूठ और छल से मिलने वाला लाभ क्षणिक है, लेकिन सत्य और धर्म से मिलने वाला लाभ स्थायी है। धर्म वह आधार है जिस पर समाज और परिवार टिके रहते हैं। यदि धर्म नष्ट हो जाएगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। जीवन की कठिनाइयों के बारे में उन्होंने कहा, सुख और दुख जीवन के दो पहिए हैं। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। कठिनाई से घबराकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका धैर्यपूर्वक सामना करना चाहिए। मूर्ख से बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह कभी आपकी बात नहीं समझेगा। इसके बजाय बुद्धिमान लोगों की संगति करनी चाहिए। यही संगति मनुष्य को ऊंचाइयों तक ले जाती है। भारत की धरती पर जब भी अन्याय बढ़ा है, तब तब महापुरुष जन्म लेकर समाज को नई दिशा देते रहे हैं। उन्हीं महापुरुषों में एक नाम है चाणक्य। उनका जीवन यह साबित करता है कि एक साधारण ब्राह्मण भी यदि संकल्प ले तो पूरे युग का इतिहास बदल सकता है। चाणक्य का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता चणक विद्वान थे और मां धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। बचपन में ही चाणक्य ने जीवन का पहला आघात झेला जब उनके पिता राजनीति के षड्यंत्र का शिकार होकर मारे गए। यह घटना विष्णुगुप्त नाम के उस छोटे बालक के हृदय में गहरी छाप छोड़ गई। मां ने उस समय कहा था कि अन्याय का अंत केवल ज्ञान से होता है। यह वचन उनके जीवन का आधार बन गया। बचपन से ही विष्णुगुप्त का झुकाव विद्या की ओर था। खेलकूद की बजाय वे प्रश्न पूछते, सोचते और समझने का प्रयास करते। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने राजनीति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और युद्धकला का गहन अध्ययन किया। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि आचार्य भी आश्चर्यचकित हो जाते। साथी छात्र उन्हें कौटिल्य कहने लगे, क्योंकि वे हर समस्या का गूढ़ समाधान खोज लेते थे। धीरे धीरे वे न केवल महान विद्वान बने, बल्कि उनके मन में भारत को एकजुट करने का सपना भी जागा। उस समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बंटा था। हर राजा अपने स्वार्थ और विलासिता में डूबा था। आपसी संघर्ष इतना था कि विदेशी आक्रमणकारी आसानी से आकर लूटमार कर जाते। प्रजा दुखी थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। विष्णुगुप्त का हृदय इस अन्याय से तड़प उठता। उन्होंने ठान लिया कि इस स्थिति को बदलना होगा। वे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। उस समय नंद वंश का शासन था और राजा धनानंद गद्दी पर बैठा था। धनानंद अहंकारी और विलासी था। उसके महलों में सोना चांदी, मदिरा और विलास की नदियां बहती थीं, जबकि प्रजा भूख और दरिद्रता से जूझ रही थी। चाणक्य ने दरबार में जाकर धर्म और नीति का संदेश देने का प्रयास किया। उन्होंने राजा को चेताया कि राजा का पहला कर्तव्य जनता की रक्षा करना है। लेकिन अहंकारी धनानंद को यह सब स्वीकार नहीं हुआ। उसने चाणक्य को भिखारी कहकर अपमानित किया और सैनिकों से दरबार से बाहर धक्के दिलवाए। यही क्षण चाणक्य के जीवन का निर्णायक मोड़ बना। दरबार की सीढ़ियों पर खड़े होकर उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक नंद वंश का अंत नहीं कर देंगे, उनकी जटाएं खुली नहीं रहेंगी। यह प्रतिज्ञा उनके जीवन का लक्ष्य बन गई। अपमानित होकर चाणक्य जंगल में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या की और अपने क्रोध को शक्ति में बदल दिया। वे जानते थे कि अकेले यह कार्य संभव नहीं। उन्हें एक शिष्य चाहिए था जो योग्य हो, साहसी हो और जनता का नेतृत्व कर सके। उनकी यह तलाश चंद्रगुप्त तक पहुंची। गांव में खेलते हुए एक बालक पर उनकी नजर पड़ी। उसकी आंखों में तेज और चाल में आत्मविश्वास था। वही बालक था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उसी क्षण पहचान लिया कि यही भारत का भविष्य बनेगा। उन्होंने उसे अपने संरक्षण में लिया और उसे राजनीति, युद्धकला, कूटनीति और नेतृत्व का हर पाठ पढ़ाया।
वे कहते थे कि राजा वही है जो जनता के सुख को अपना सुख और जनता के दुख को अपना दुख माने। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने नंद साम्राज्य को चुनौती दी। पहली बार वे असफल हुए। उनकी सेनाएं बिखर गईं और लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन चाणक्य ने हार मानने से इनकार कर दिया। वे कहते थे कि असफलता केवल अनुभव है जो हमें और मजबूत बनाती है। उन्होंने नई रणनीति बनाई। उन्होंने जनता का विश्वास जीतने पर ध्यान दिया। गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि अन्याय का अंत तभी होगा जब सब एक साथ खड़े होंगे। धीरे धीरे किसान, व्यापारी और युवा उनके साथ जुड़ने लगे। इस तरह एक बड़ी शक्ति तैयार हो गई जो नंद साम्राज्य का सामना कर सकती थी। अंततः निर्णायक युद्ध का समय आया। नंद वंश की विशाल सेना थी, लेकिन जनता चंद्रगुप्त और चाणक्य के साथ खड़ी थी। चाणक्य की नीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने बाजी पलट दी। नंद सेना टूट गई और धनानंद पराजित हुआ। नंद वंश का अंत हो गया। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ। चाणक्य उनके महामंत्री बने। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारत के इतिहास का नया अध्याय था। चाणक्य ने शासन को मजबूत बनाने के लिए अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति की रचना की। इसमें न केवल राजनीति और युद्धनीति का ज्ञान था, बल्कि समाज, व्यापार और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ भी थी। उन्होंने कहा कि राजा प्रजा का सेवक है। यदि प्रजा सुखी है तो राज्य समृद्ध है। उनकी नीतियों ने मौर्य साम्राज्य को इतना शक्तिशाली बना दिया कि आने वाले कई वर्षों तक भारत सुरक्षित और अखंड रहा। चाणक्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि अपमान भी शक्ति बन सकता है यदि उसे सही दिशा में मोड़ा जाए। कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, यदि मन में लक्ष्य हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। एक साधारण ब्राह्मण जिसने अपमानित होकर प्रतिज्ञा की, उसने भारत का इतिहास बदल डाला। जंगल से साम्राज्य तक का यह सफर केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे युग की प्रेरणा है। यही कारण है कि आज भी जब राजनीति, रणनीति और नेतृत्व की बात होती है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है वही रहस्य उसके खिलाफ उपयोग हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति को हर कार्य का निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। संतोष और संयम। चाणक्य ने संतोष को सबसे बड़ा धन बताया। उनका मानना था कि जिसके पास संतोष है वही सच्चा धनी है। अधिक इच्छाएं और लालच ही दुख का कारण हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला ही सच्चा विजेता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू में कर लेता है वही हर परिस्थिति में शांत और सफल रहता है। पुत्र और परिवार। चाणक्य ने पुत्र पुत्री के पालन पोषण की नीति भी बताई। उन्होंने कहा कि बच्चे को 5 वर्ष तक प्यार से पालना चाहिए, अगले 10 साल तक कठोर अनुशासन और शिक्षा देनी चाहिए और जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो उसे मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वही पुत्र है जो माता पिता का नाम रोशन करे, अन्यथा पुत्र और शत्रु में कोई अंतर नहीं। धर्म और नैतिकता। धर्म के बारे में चाणक्य ने कहा कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है वही दीर्घकाल तक सम्मानित रहता है। झूठ बोलकर क्षणिक लाभ प्राप्त करना भविष्य में बड़े संकट का कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। चाणक्य ने यह भी कहा कि मूर्ख व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह कभी आपकी बात नहीं समझेगा। इसके बजाय बुद्धिमान व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कष्ट और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें सहन करके आगे बढ़ना चाहिए। निष्कर्ष। चाणक्य के विचार हमें सिखाते हैं कि शिक्षा, समय और धन का महत्व समझना चाहिए।
मित्र और शत्रु की पहचान करना जरूरी है। जीवन में संतोष और संयम होना चाहिए। परिवार का पालन पोषण नीति से करना चाहिए। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास में राजनीति और दर्शन के महान आचार्य रहे हैं। उन्होंने न केवल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी बल्कि मानव जीवन को दिशा देने वाली नीतियों का भी निर्माण किया। उनके विचार केवल राजनीति तक सीमित नहीं थे, बल्कि परिवार, समाज, शिक्षा, मित्रता, धन, समय और नैतिकता जैसे विषयों को भी गहराई से छूते हैं। आज भी उनकी बातें जीवन में मार्गदर्शन देती हैं। आइए विस्तार से उनके विचारों को समझते हैं। शिक्षा पर विचार। चाणक्य ने शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा आभूषण बताया है। उनका मानना था कि धन, रूप, यश और पद सब नश्वर हैं, लेकिन शिक्षा कभी नष्ट नहीं होती। उन्होंने कहा था कि शिक्षा व्यक्ति का ऐसा मित्र है जो हर परिस्थिति में उसके साथ रहती है। धन चोरी हो सकता है, मित्र साथ छोड़ सकते हैं, सत्ता छिन सकती है, लेकिन शिक्षा हमेशा साथ रहती है। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य को सबसे पहले ज्ञान अर्जन करना चाहिए, क्योंकि यही उसे सही और गलत का भेद करना सिखाती है और आत्मविश्वास देती है। समय पर विचार। चाणक्य ने समय को सबसे बड़ा गुरु कहा। उनका मानना था कि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। उन्होंने कहा कि जो काम आज करना है उसे कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि देर करने से अवसर हाथ से निकल सकता है। उनका स्पष्ट संदेश था कि समय का सदुपयोग करने वाला ही सफलता प्राप्त करता है। आलस्य और टालमटोल ही असफलता के सबसे बड़े कारण हैं। धन पर विचार। धन के बारे में चाणक्य ने बहुत व्यावहारिक बातें कहीं। उनका कहना था कि धनहीन व्यक्ति का समाज में सम्मान नहीं होता। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही विद्वान या गुणी क्यों न हो, यदि उसके पास धन नहीं है तो उसकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि धन से ही धर्म, मित्रता और सुख की रक्षा होती है। यह शिक्षा देती है कि जीवन में धन आवश्यक है, लेकिन उसे धर्म और नीति के मार्ग से अर्जित करना चाहिए। मित्र और शत्रु पर विचार। चाणक्य ने मित्रता और शत्रुता पर भी गहन विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि कपटी मित्र सांप से भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि सांप तो केवल डसता है, परंतु कपटी मित्र हर समय धोखा देने के लिए तैयार रहता है। इसलिए मित्र बनाते समय सावधान रहना चाहिए। शत्रु चाहे कितना ही कमजोर क्यों न दिखे, उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका क्रोध कभी भी बड़ा रूप ले सकता है। स्त्री और परिवार पर विचार। चाणक्य ने स्त्री और परिवार के संबंध में भी कई नीतियां बताई। उनका मानना था कि अत्यधिक सुंदर स्त्री और अत्यधिक भला व्यक्ति अक्सर असुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनके साथ छल होने की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि पत्नी यदि धार्मिक, मृदुभाषी और आज्ञाकारी हो तो वह परिवार की उन्नति का कारण बनती है। वहीं अगर पत्नी कटुवाणी बोलने वाली हो तो वह परिवार के लिए संकट बन जाती है। नेतृत्व और राज्य पर विचार। राजनीति और शासन पर चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि राजा को कभी भी एक ही व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। शासक को अपने मंत्रियों, वही रहस्य उसके खिलाफ उपयोग हो सकते हैं, रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि व्यक्ति को हर कार्य का निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। दंड और पुरस्कार दोनों का सही समय पर चाणक्य ने संतोष को सबसे बड़ा धन बताया। जीवन प्रबंधन पर विचार। उनका मानना था कि जिसके पास संतोष है वही मनुष्य को कभी भी अपने रहस्य दूसरों को नहीं बताने चाहिए। और लालच ही दुख का कारण है, घनिष्ठ मित्र ही क्यों न हो। इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला ही सच्चा विजेता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू में कर लेता है वही हर परिस्थिति में शांत और सफल रहता है। पुत्र और परिवार।
चाणक्य ने पुत्र पुत्री के पालन पोषण की नीति भी बताई। उन्होंने कहा कि बच्चे को 5 वर्ष तक प्यार से पालना चाहिए, अगले 10 साल तक कठोर अनुशासन और शिक्षा देनी चाहिए और जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो उसे मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वही पुत्र है जो माता पिता का नाम रोशन करे, अन्यथा पुत्र और शत्रु में कोई अंतर नहीं। धर्म और नैतिकता। धर्म के बारे में चाणक्य ने कहा कि जो व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है वही दीर्घकाल तक सम्मानित रहता है। झूठ बोलकर क्षणिक लाभ प्राप्त करना भविष्य में बड़े संकट का कारण बनता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। चाणक्य ने यह भी कहा कि मूर्ख व्यक्ति से बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह कभी आपकी बात नहीं समझेगा। इसके बजाय बुद्धिमान व्यक्ति की संगति करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कष्ट और सुख दोनों जीवन का हिस्सा हैं, इसलिए कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें सहन करके आगे बढ़ना चाहिए। निष्कर्ष। चाणक्य के विचार हमें सिखाते हैं कि शिक्षा, समय और धन का महत्व समझना चाहिए। मित्र और शत्रु की पहचान करना जरूरी है। जीवन में संतोष और संयम होना चाहिए। परिवार का पालन पोषण नीति से करना चाहिए। धर्म और नैतिकता का पालन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि हमें अपने जीवन का संचालन विवेक और धैर्य से करना चाहिए। आज की दुनिया में भी चाणक्य की नीतियां उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों वर्ष पहले थीं। यदि हम उनके विचारों को अपने जीवन में उतार लें तो न केवल व्यक्तिगत सफलता प्राप्त कर सकते हैं बल्कि समाज और राष्ट्र की उन्नति में भी योगदान दे सकते हैं। भारत का इतिहास महापुरुषों की अमर गाथाओं से भरा पड़ा है। इन गाथाओं में एक ऐसा नाम है जिसने अपनी बुद्धि, संकल्प और अपमान की आग से पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास बदल डाला। यह नाम है चाणक्य, जिन्हें कोई विष्णुगुप्त कहता है, कोई कौटिल्य। लेकिन इतिहास उन्हें उस ब्राह्मण के रूप में जानता है जिसने एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बनाकर भारत को अखंडता और शक्ति प्रदान की। चाणक्य का जन्म तक्षशिला के पास एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। पिता चणक ज्योतिष और शास्त्रों के ज्ञाता थे। मां धार्मिक और धर्मपरायण स्त्री थीं। किंतु जब चाणक्य छोटे ही थे तब उनके पिता को दरबार की राजनीति में छल से मार दिया गया। यह घटना चाणक्य के जीवन का पहला बड़ा घाव थी। उस समय उनकी मां ने कहा था, बेटा, इस संसार में सबसे बड़ा हथियार धन या बल नहीं बल्कि ज्ञान है। यदि अन्याय को हराना है तो विद्या को अपना शस्त्र बनाओ। यह वचन उनके जीवन का पथ बना। बचपन से ही चाणक्य का झुकाव विद्या की ओर था। वे साधारण खेलों की जगह गहरे प्रश्नों पर सोचते। तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, युद्धनीति और धर्मशास्त्र में गहन अध्ययन किया। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि साथी छात्र और आचार्य भी उनसे प्रभावित रहते। उनकी गहरी और रणनीतिक सोच के कारण लोग उन्हें कौटिल्य कहने लगे। तक्षशिला में अध्ययन करते हुए चाणक्य ने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी को महसूस किया। यहाँ छोटे छोटे राज्य थे जिनके शासक आपस में लड़ाई करते रहते थे। इस विभाजन का परिणाम यह होता कि कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आता और राज्यों को आसानी से लूटकर चला जाता। चाणक्य को यह चुभता था कि इतनी महान सभ्यता, इतना ज्ञान और संस्कृति होने के बावजूद भारत असंगठित होने के कारण अपमान सहन करता है। उनके मन में संकल्प जगा कि भारत को एक करना होगा। ऐसा साम्राज्य स्थापित करना होगा जहां न्याय और धर्म का शासन हो और कोई बाहरी शत्रु इस भूमि पर बुरी नजर डालने की हिम्मत न करे। अपमान और प्रतिज्ञा। विद्या पूरी करने के बाद चाणक्य पाटलिपुत्र आए। उस समय मगध में नंद वंश का शासन था और राजा धनानंद सत्ता पर बैठा था।
धनानंद अहंकारी, क्रूर और विलासी राजा था। प्रजा भूख से तड़पती थी, जबकि राजमहल में सोने चांदी और मदिरा की नदियां बहती थीं। चाणक्य ने सोचा कि राजा को धर्म और नीति का मार्ग दिखाना चाहिए। वे अपनी जटाएं खोले, सादा वस्त्र पहनकर दरबार पहुंचे। उनकी इच्छा थी कि राजा को उपदेश देकर प्रजा के लिए कुछ सुधार हो। लेकिन धनानंद को यह सब स्वीकार नहीं था। उसने दरबारियों से कहा, यह भिखारी ब्राह्मण यहाँ क्या करने आया है, और अपमानित करते हुए उन्हें दरबार से धक्का दिलवाकर बाहर फेंक दिया। उस क्षण का अपमान चाणक्य के जीवन की सबसे बड़ी आग बन गया। उन्होंने दरबार की सीढ़ियों पर खड़े होकर प्रतिज्ञा ली, नंद वंश का अंत होगा। जब तक इस वंश का विनाश नहीं होगा और न्याय का राज्य स्थापित नहीं होगा, मेरी यह जटाएं खुली रहेंगी। इसके बाद चाणक्य गांव-गांव घूमने लगे। उन्हें ऐसे वीर की तलाश थी जो उनके स्वप्न को साकार कर सके। तभी उनकी नजर पड़ी एक तेजस्वी बालक पर, जो अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था, पर खेल में भी नेतृत्व और वीरता झलक रही थी। उसका नाम था चंद्रगुप्त। चाणक्य ने समझ लिया कि यही वह बालक है जो एक दिन साम्राज्य की नींव रख सकता है। उन्होंने उसे अपने संरक्षण में लिया। उसे राजनीति, युद्धकला, कूटनीति और नेतृत्व का हर पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, राजा वही है जो प्रजा के सुख को अपना सुख माने और प्रजा के दुहक को अपना दुहक। यदि जनता का हृदय तुम्हारे साथ है तो कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। चंद्रगुप्त के साथ चाणक्य ने छोटी छोटी सेनाएं संगठित करनी शुरू की। कई बार उन्होंने नंद साम्राज्य को चुनौती दी, पर असफल हुए। कई बार उन्हें पीछे हटना पड़ा, किंतु चाणक्य हार मानने वाले नहीं थे। वे कहते थे, असफलता कोई अंत नहीं, यह केवल अनुभव है जो हमें और मजबूत बनाता है। उनकी यह दृढ़ता ही थी कि बार बार की हार ने उन्हें और रणनीतिक बना दिया। उन्होंने समझ लिया कि शत्रु को हराने के लिए केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि राजनीति और जन समर्थन भी आवश्यक। समय बीतता गया। नंद साम्राज्य का अत्याचार प्रजा पर बढ़ता गया। जनता भीतर भीतर विद्रोह के लिए तैयार बैठी थी। चाणक्य ने इस अवसर को पहचाना और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में निर्णायक युद्ध की योजना बनाई। युद्ध कठिन था। नंद साम्राज्य की सेना विशाल थी, लेकिन चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने कमाल कर दिया। प्रजा का समर्थन भी उनके साथ था। अंततः धनानंद पराजित हुआ। उसका साम्राज्य समाप्त हो गया। मौर्य साम्राज्य का उदय। नंद वंश के पतन के बाद पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन संभाला। चाणक्य उनके महामंत्री बने। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था, बल्कि भारत के इतिहास की धारा बदलने वाला क्षण था। चाणक्य ने शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र की रचना की। उनकी नीतियों में न केवल राजनीति और कूटनीति का ज्ञान था, बल्कि समाज, व्यापार, अर्थव्यवस्था और न्याय की गहरी समझ भी थी। उन्होंने कहा था, राजा प्रजा का सेवक है। यदि प्रजा सुखी है तो राज्य समृद्ध है। उनकी नीति के कारण मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली बना कि आने वाले कई वर्षों तक भारत सुरक्षित और अखंड रहा। चाणक्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि अपमान भी शक्ति बन सकता है यदि उसे सही दिशा में मोड़ा जाए। कठिनाइयां चाहे कितनी भी हों, यदि मन में लक्ष्य है तो असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने यह साबित किया कि अकेला व्यक्ति भी पूरे युग का इतिहास बदल सकता है। मगध की धरती पर सोने सा उजाला था। राजा था धनानंद, मगर जनता का हाल काला था। महलों में ऐश, बाहर भूख और रोना था। अन्याय का राज और अत्याचार का कोना था। इसी दौर में एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। गरीबी से लड़ता, मगर ज्ञान से प्रेम हुआ। नाम था विष्णुगुप्त, बुद्धि जिसकी तलवार थी।
चेहरा साधारण पर सोच में आग का दरबार थी। गांव की गलियों से लेकर तक्षशिला की राह, चाणक्य ने सीखी राजनीति की हर चाल। वेद, शास्त्र, नीति सब कंठस्थ कर लिए। अन्याय मिटाने के प्रण भीतर भर लिए। एक दिन पहुंचे दरबार धनानंद के। सोचा राजा करेगा स्वागत विद्वानों के, पर हुआ उल्टा, अपमान मिला वहां। राजा ने कहा भिखारी निकल यहां से जहां। अपमान का वो तीर दिल के आर पार गया। चाणक्य का धैर्य अब आग में बदल गया। शपथ ली दरबार में हाथ उठाकर, नंद वंश मिटेगा मेरी रणनीति रचाकर। अपमान की चोट ने मन को जला दिया। एक साधारण ब्राह्मण को जननायक बना दिया। इसके बाद उनकी खोज शुरू हुई। एक ऐसे युवक की तलाश हुई जो हो बहादुर, न्यायप्रिय और महान, जो बदल दे आर्यावर्त की पहचान। तभी मिली नजरें एक बालक पर, जिसकी आंखों में सपने थे सम्राट के घर। नाम था चंद्रगुप्त, साहसी और तेज। उसके भीतर था एक योद्धा का वेश। चाणक्य ने कहा तू ही है मेरा चुनाव, तेरे हाथों से ही मिटेगा नंदों का अभाव। फिर शुरू हुई शिक्षा की कठोर गाथा। हर दिन बनता गया चंद्रगुप्त सम्राट का भ्राता। तक्षशिला की गलियों में नई सुबह आई। आचार्य चाणक्य के संग चंद्रगुप्त पढ़ाई। कभी धनुर्विद्या, कभी राजनीति का पाठ, कभी वीरता की सीख, कभी कूटनीति की बात। चाणक्य ने कहा राजा वही जो प्रजा का रक्षक बने, न कि महलों का कैदी और धन का लोभी बने। राज्य की नींव न्याय पर टिकनी चाहिए और शासक की सोच प्रजा तक दिखनी चाहिए। सत्ता का सुख यदि मन को भाए तो प्रजा का दुख कभी न मिट पाए। चंद्रगुप्त हर दिन और मजबूत होता गया। उसकी आंखों में अब महज सपने नहीं बल्कि योजनाएं बसने लगीं। चाणक्य ने उसे सिखाया, कभी युद्ध तलवार से जीते जाते हैं तो कभी बुद्धि से, और कभी धैर्य ही सबसे बड़ी विजय होती है। संघर्ष की राह। नंद वंश का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। लोग करों के बोझ तले दबे थे। गरीब किसान अपनी जमीन छोड़कर भाग रहे थे। सैनिक गांव की बेटियों का अपमान करते। राजा धनानंद सोने के सिंहासन पर बैठकर शराब और नृत्य में डूबा रहता। इसी अन्याय ने चाणक्य और चंद्रगुप्त को और कठोर बना दिया। उन्होंने छोटे छोटे जनपदों के राजाओं से मिलना शुरू किया, लेकिन सबके मन में डर था। धनानंद के विरुद्ध खड़े होने का मतलब मौत है। चाणक्य ने कहा मौत से डरकर जीना भी मौत ही है। जो न्याय की खातिर खड़ा नहीं होता वह जीवन भर गुलाम बना रहता है। डर अगर मन में पल जाए तो शक्ति भी बेबस हो जाए। हिम्मत से जो राह बना ले इतिहास उसी का गान सुनाए। पहली कोशिश। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक छोटी सेना बनाई। गांव-गांव से नौजवान जुड़ते गए, लेकिन साधन कम थे। पहले ही युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सैनिक बिखर गए, चंद्रगुप्त घायल हुआ। चंद्रगुप्त निराश होकर बोला, आचार्य शायद मैं इस लड़ाई के काबिल नहीं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सम्राट, हार ही तो तुझे सम्राट बनाएगी। अगर पहली जीत आसान होती तो उसका मूल्य भी छोटा होता। सच्चा योद्धा वही है जो गिरकर फिर उठे। भारत की धरती पर जब जब अन्याय और अत्याचार ने अपने पैर पसारे, तब तब यहाँ ऐसे महापुरुष जन्मे जिन्होंने न केवल उस अन्याय का अंत किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया। उन्हीं महापुरुषों में से एक नाम है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य का जीवन केवल राजनीति का पाठ नहीं था, बल्कि त्याग,
संघर्ष, दृढ़ निश्चय और अपमान को शक्ति में बदलने की गाथा था। चाणक्य का जन्म तक्षशिला के समीप एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता चणक विद्वान ब्राह्मण थे और मां धर्मपरायण स्त्री। लेकिन राजनीति की चालबाजियों में उनके पिता की हत्या कर दी गई। इस घटना ने चाणक्य के बचपन को गहराई से झकझोर दिया। एक छोटा बच्चा जिसने पिता को खो दिया, उसकी आंखों में सवाल थे। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा था, बेटा, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। यदि जीवन में अन्याय का सामना करना है तो विद्या को अपनाओ। यही शब्द उनके जीवन का मार्गदर्शन बन गए। बचपन से ही चाणक्य के भीतर गहरी बुद्धिमत्ता थी। वे हर बात की तह तक जाने वाले थे। जब वे तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंचे तो वहां उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, युद्धकला और धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि गुरु और साथी उन्हें कौटिल्य कहने लगे, क्योंकि उनकी सोच गहरी और जटिल थी, जिसमें हर समस्या का हल छिपा रहता था। तक्षशिला में अध्ययन करते समय उन्होंने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी देखी। छोटे छोटे राज्य आपस में युद्ध करते रहते थे। बाहरी आक्रमणकारी आते, लूटते और चले जाते। उन्हें यह बात भीतर तक चुभती कि इतनी समृद्ध और महान संस्कृति विभाजन के कारण असहाय हो जाती है। तभी उनके मन में स्वप्न जगा कि भारत को एक होना चाहिए। एक ऐसा अखंड भारत जहां कोई बाहरी शत्रु आकर प्रजा का शोषण न कर सके। शिक्षा पूर्ण करने के बाद चाणक्य पाटलिपुत्र आए। उस समय वहां नंद वंश का शासन था और राजा धनानंद सत्ता की गद्दी पर बैठा था। नंद वंश का यह राजा अहंकारी, क्रूर और विलासी था। प्रजा दरिद्रता में जी रही थी, जबकि महल में सोने चांदी और मदिरा की नदियां बह रही थीं। चाणक्य ने सोचा कि राजा को धर्म और नीति का उपदेश दिया जाए। वे अपनी जटाएं खोले, साधारण वस्त्र धारण किए दरबार में पहुंचे। लेकिन अहंकारी राजा को यह सब स्वीकार नहीं था। उसने दरबारियों से कहा, यह भिखारी ब्राह्मण यहाँ क्या करने आया है? और देखते ही देखते चाणक्य को दरबार से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया। उस क्षण का अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी आग बन गया। उन्होंने वहीं राजमहल की सीढ़ियों पर प्रतिज्ञा ली कि जब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा और इस धरती पर न्याय का शासन स्थापित नहीं होगा, वे चैन से नहीं बैठेंगे। इसके बाद चाणक्य गांव-गांव घूमते रहे। वे ऐसे वीर की तलाश में थे जो उनके स्वप्न को साकार कर सके। तभी उनकी दृष्टि पड़ी एक युवा लड़के पर जो खेल खेल में अन्य बच्चों को युद्धकला और नेतृत्व सिखा रहा था। उसका नाम था चंद्रगुप्त। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर आत्मविश्वास और हृदय में साहस। चाणक्य ने पहचान लिया कि यही वह युवक है जिसके सहारे वे नंद साम्राज्य की जड़ों को हिला सकते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, उसे राजनीति की बारीकियां समझाईं, युद्धनीति सिखाई और सबसे बढ़कर यह सिखाया कि शत्रु को केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से भी हराया जा सकता है। उन्होंने कहा, याद रखो, सिंह भी यदि अकेला हो तो गीदड़ों से हार सकता है। इसलिए अपने सैनिकों और जनता को साथ लेकर चलो। धीरे धीरे चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर छोटी छोटी सेनाएं संगठित करनी शुरू की। कई बार वे असफल हुए, कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चाणक्य ने कभी हार मानना नहीं सीखा। वे कहते थे, असफलता केवल अनुभव है जो हमें और मजबूत बनाती है। वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार वह समय आया जब नंद वंश की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। धनानंद का अत्याचार जनता के लिए असहनीय हो गया था। प्रजा भीतर भीतर विद्रोह के लिए तैयार बैठी थी। चाणक्य ने इस अवसर को भांपा और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में निर्णायक युद्ध की योजना बनाई। युद्ध कठिन था, लेकिन चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने अंततः विजय दिलाई।
धनानंद पराजित हुआ और उसका साम्राज्य समाप्त हो गया। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त ने सिंहासन संभाला और चाणक्य उनके महामंत्री बने। इस प्रकार एक साधारण ब्राह्मण जिसने दरबार की सीढ़ियों पर अपमान झेला था, उसने पूरे भारत के इतिहास की धारा बदल दी। चाणक्य ने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति की रचना की। इनमें न केवल राजनीति और कूटनीति का ज्ञान था, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए मार्गदर्शन था। उन्होंने कहा कि राजा वही है जो प्रजा के सुख को अपना सुख माने और प्रजा के दुख को अपना दुख। उनके सिद्धांतों के कारण मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली बना कि आने वाले कई वर्षों तक भारत अखंड और सुरक्षित रहा। चाणक्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि अपमान, दुख और कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि व्यक्ति में दृढ़ निश्चय और ज्ञान का प्रकाश है तो वह अकेला भी इतिहास बदल सकता है। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि अन्याय का विरोध करना ही सच्चे धर्म का पालन है, और अगर मन में लक्ष्य हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। भारत की धरती पर समय समय पर ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, साहस और दूरदृष्टि से इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्हीं महान व्यक्तित्वों में एक नाम है आचार्य चाणक्य। उनका असली नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था, लेकिन दुनिया उन्हें चाणक्य के नाम से पहचानती है। वे न केवल एक महान शिक्षक थे, बल्कि राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र के अद्भुत ज्ञाता भी थे। चाणक्य का जन्म लगभग 2500 साल पहले पाटलिपुत्र के पास एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उनकी बुद्धि विलक्षण थी। कहा जाता है कि बचपन से ही उनके भीतर न्याय की भावना और अन्याय के प्रति विद्रोह की अग्नि थी। वे अक्सर अपने साथियों से कहते कि यदि इस धरती पर अन्याय होगा तो उसे सहना भी सबसे बड़ा अपराध होगा। बालक चाणक्य की रुचि पुस्तकों और ज्ञान में थी। उनका स्वरूप साधारण था, काले रंग का दुबला-पतला शरीर, झुर्रियों भरा चेहरा और तेजस्वी आंखें। लेकिन जो लोग उन्हें देख लेते, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वहीं आचार्य बने। उनके शिष्यों में कई विद्वान, व्यापारी और राजकुमार शामिल हुए। उन दिनों भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। नंद वंश मगध पर शासन कर रहा था, लेकिन उनके राजा धनानंद के शासन में प्रजा दुखी थी। धनानंद घमंडी, क्रूर और भ्रष्ट था। प्रजा पर अत्यधिक कर लगाए जाते थे। छोटे राज्यों को धमकाकर उनके धन पर कब्जा किया जाता था। गरीब भूख से मरते और महल में उत्सव होते। चाणक्य को यह सब सहन नहीं हुआ। उन्होंने संकल्प लिया कि अन्याय के इस साम्राज्य को समाप्त करके वे एक ऐसे राजा को गद्दी पर बैठाएंगे जो धर्म और न्याय के अनुसार शासन करेगा। एक कथा है कि चाणक्य एक बार धनानंद के दरबार में गए थे। वहां उन्होंने अपनी तीखी बातों से राजा की गलत नीतियों को उजागर किया। राजा ने अपमानित होकर दरबारियों के सामने चाणक्य का अपमान किया और उन्हें दरबार से बाहर फेंकवा दिया। अपमानित चाणक्य ने तुरंत अपने जटाजूट खोल दिए और शपथ ली कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर देंगे, तब तक अपने बाल वापस नहीं बांधेंगे। यहीं से शुरू हुआ चाणक्य का संघर्ष। उन्होंने तलाश शुरू की ऐसे व्यक्ति की जिसे वे शिक्षा देकर एक महान सम्राट बना सकें। तभी उनकी नजर पड़ी एक बालक पर जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त साधारण परिवार का था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में साहस और नेतृत्व की झलक थी। चाणक्य ने उसे अपने संरक्षण में लिया और तक्षशिला में उसे युद्धकला, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। धीरे धीरे चंद्रगुप्त चाणक्य के मार्गदर्शन में एक सशक्त नेता बना। चाणक्य ने उसे यह सिखाया कि सच्चा शासक वही है जो अपने प्रजा को परिवार की तरह समझे और कभी भी अन्याय के सामने झुके नहीं। चंद्रगुप्त के मन में भी अन्याय के खिलाफ आग जल रही थी।
चाणक्य ने छोटे छोटे राज्यों के राजाओं से संपर्क किया और उन्हें समझाया कि अगर वे आपस में लड़ते रहेंगे तो नंद वंश हमेशा उनका शोषण करता रहेगा, लेकिन अगर वे एकजुट हो जाएं, तो साम्राज्य का अंत किया जा सकता है। उनकी कूटनीति सफल हुई और कई राजा चंद्रगुप्त के साथ आ गए। फिर आया वह दिन जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश को परास्त किया। एक लंबे संघर्ष और युद्ध के बाद धनानंद को गद्दी से उतार दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बना और चाणक्य उसका महामंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में चाणक्य ने ऐसी नीतियां बनाई जिनसे भारत एक सशक्त और केवल एक राजा बनाना नहीं था। उनका सपना था एक सशक्त, न्यायपूर्ण और अखंड भारत। उन्होंने कर व्यवस्था सुधारी, प्रजा के कष्ट दूर किए, व्यापार को प्रोत्साहित किया और सेना को संगठित किया। उनका लिखा हुआ ग्रंथ अर्थशास्त्र आज भी राजनीति और प्रशासन का मार्गदर्शक है। उसमें उन्होंने बताया कि राज्य की शक्ति उसकी प्रजा है और राजा का कर्तव्य सेवा है, न कि विलासिता। चाणक्य का त्याग। चाणक्य ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न धन, न पद, न सम्मान। वे साधारण वस्त्र पहनते, साधारण भोजन करते और अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उनका एक ही सपना था, भारतवर्ष ऐसा बने जहां कोई भूखा न सोए और अन्याय का शासन न चले। उन्होंने सिखाया कि अपमान भी प्रेरणा बन सकता है यदि हम उसे संकल्प की शक्ति में बदल दें। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि दृढ़ निश्चय और त्याग से असंभव भी संभव हो सकता है। अंत और विरासत। समय बीतता गया। चंद्रगुप्त महान सम्राट बने और भारत का मौर्य साम्राज्य विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में गिना जाने लगा। जब यूनानी आक्रमणकारी आए तो भी चाणक्य की नीतियों ने भारत को सुरक्षित रखा। आखिरकार एक दिन चाणक्य ने संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनका नाम कभी नहीं मिटा। वे केवल एक महामंत्री नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे, एक ऐसी ज्योति जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देती है। आज भी जब हम अन्याय के खिलाफ उठते हैं, जब हम अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं, तो कहीं न कहीं चाणक्य का ही अंश हमारे भीतर जागता। चाणक्य की अमर कहानी। रात का सन्नाटा था। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। गंगा किनारे एक साधारण ब्राह्मण अपने छोटे से घर में बैठा था। उसी घर में एक बालक जन्मा, दुबला-पतला, सांवला, उलझे बालों वाला। कोई नहीं जानता था कि यही बालक एक दिन पूरे भारत का भाग्य बदल देगा। उसका नाम था कौटिल्य। आगे चलकर दुनिया उसे चाणक्य कहेगी। बचपन में ही उसने देख लिया था कि समाज में अन्याय और भेदभाव कितना गहरा है। अमीर और शक्तिशाली अपने बल पर गरीबों को दबाते थे। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते थे और प्रजा पिसती थी। बालक चाणक्य सोचता, क्या यह भारत सदा ऐसे ही बंटा रहेगा? समय बीता। चाणक्य ने तक्षशिला में शिक्षा पाई। वह इतना विद्वान बना कि लोग उसे चलती फिरती पुस्तक कहते। परंतु ज्ञान उसके लिए केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं था। वह चाहता था कि ज्ञान से समाज बदले, प्रजा सुरक्षित हो। एक दिन वह पाटलिपुत्र पहुंचा, जहां मगध का राजा नंद राज करता था। सोना चांदी से भरे महल, नाच गाने में डूबा दरबार, लेकिन प्रजा भूखी थी। चाणक्य ने सोचा, मैं राजा को समझाऊंगा। परंतु जब उसने दरबार में सत्य बोला तो नंद ने उसका मजाक उड़ाया। घमंड से कहा, तू कौन है जो मुझे सिखाएगा? और दरबार से अपमानित कर बाहर निकाल दिया। उस क्षण चाणक्य की आंखों में आंसू नहीं, आग जल रही थी। उसने धरती पर अपनी जटा रखकर शपथ ली, जब तक मैं इस नंद वंश को समाप्त नहीं कर दूंगा, मैं इन्हें नहीं बांधूंगा। भविष्य ने करवट ली। एक दिन उसकी नजर एक गरीब बालक पर पड़ी, जो खेलते खेलते अपने साथियों को नेतृत्व दे रहा था।
वही था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसकी आंखों में वही ज्वाला देखी जिसकी तलाश उन्हें थी। उन्होंने उस बालक का हाथ थामा और कहा, तू केवल एक लड़का नहीं है, तू भारत का भविष्य है। फिर शुरू हुआ संघर्ष। छोटे छोटे गांव, भूखे किसान, थकी हुई जनता, चाणक्य ने सबको जोड़ा। उसने चंद्रगुप्त को युद्धकला सिखाई, राजनीति के पाठ पढ़ाए और सबसे बड़ा सबक दिया, शक्ति केवल तलवार में नहीं, बुद्धि और धैर्य में है। कई बार वे हारे, कई बार टूटे, लेकिन हर बार चाणक्य ने अपने शिष्य से कहा, चंद्रगुप्त, याद रख, सिंहासन उसी का होता है जो हारने पर भी हार नहीं मानता। आखिरकार वह दिन आया। नंद वंश का पतन हुआ। चंद्रगुप्त ने राजसिंहासन संभाला और उसके पीछे खड़ा था एक ऋषि जैसा पुरुष, चाणक्य। भारत की प्रजा ने पहली बार महसूस किया कि अब उनके पास एक ऐसा राजा है जो उनके लिए जीता है, और एक ऐसा मंत्री जिसने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर दिया। बुजुर्ग चाणक्य जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे तो शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, आप चाहते क्या थे? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, बेटा। मैंने केवल यह चाहा कि यह भारत एक हो, मजबूत हो। क्योंकि जब तक यह भूमि बंटी रहेगी, इसकी संतानें दुखी रहेंगी। और यही सच्चाई है। चाणक्य केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे विचार थे। वे आंधी थे जो अन्याय को उड़ाकर ले गई। वे दीपक थे जो अंधकार में भी प्रकाश बन गए। आज भी जब इतिहास की किताब खुलती है तो उसमें चाणक्य की वह ज्वाला चमक उठती है। सच्चा नेता वही है जो राष्ट्र के लिए जिए, प्रजा के लिए जिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था आरव। जब उसकी आंखें पहली बार खुलीं तो उसकी मां ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, तू मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। उस दिन उस घर में रोशनी ही रोशनी छा गई। एक नवजात की किलकारी ने पूरे आंगन को जैसे जीवन से भर दिया। समय बीता, आरव बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर सच्चाई। वह अक्सर आकाश की ओर देखता और अपनी मां से पूछता, मां, वहां ऊपर तारे क्यों चमकते हैं? मां मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, वह तारे नहीं, आत्माओं के दीपक हैं। जब लोग इस धरती से जाते हैं तो उनकी आत्माएं वहां चमकती हैं। उस समय आरव कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसके मन में यह सवाल गहराई से बैठ गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, आरव ने जिंदगी के रंग देखे। कभी खुशियां, कभी गम, कभी हार, कभी जीत। बचपन की मासूमियत से निकलकर वह जवानी की दहलीज पर पहुंचा। उसके सपने बड़े थे। वह चाहता था कि उसका परिवार गर्व करे। उसने पढ़ाई में मेहनत की, नौकरी पाई और धीरे धीरे परिवार को सुख सुविधाएं दीं। माँ बाप बूढ़े हो रहे थे, लेकिन बेटे की सफलता देखकर उनका चेहरा खिल जाता। आरव की जिंदगी में एक और मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात सिया से हुई। सिया सरल और निष्कलंक हृदय वाली लड़की थी। दोनों की आत्माएं जैसे पहले से ही जुड़ी हुई थीं। उनकी शादी हुई और घर में खुशियां लौट आईं। जल्द ही एक बेटा भी हुआ, और जब उसने पहली बार पापा कहा तो आरव की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं चलती। एक रात उसका पिता चल बसे। मौत ने पहली बार उसके घर का दरवाजा खटखटाया। आरव ने अपने पिता को हमेशा मजबूत और हिम्मती देखा था, लेकिन अब उनकी देह एकदम शांत पड़ी थी। उस समय उसे मां की कही बात याद आई, बेटा, आत्माएं कभी मरती नहीं। तेरे पापा अब तारा बनकर ऊपर चमकेंगे। उस रात आरव ने आसमान की ओर देखा और उसे सचमुच लगा कि एक नया तारा जुड़ गया है। समय की गाड़ी आगे बढ़ती रही। आरव मेहनत करता रहा, परिवार को संभालता रहा, लेकिन जिंदगी के साथ साथ उसके दिल में कई सवाल गहराने लगे। आखिर मौत क्या है? आत्मा सचमुच अमर है? परमात्मा से उसका रिश्ता क्या है?
यह सवाल उसके दिल में खटकते रहे, लेकिन व्यस्तताओं के बीच दब जाते। एक दिन अचानक आरव बीमार पड़ गया। पहले तो उसने सोचा मामूली थकान होगी, लेकिन धीरे धीरे बीमारी गहराने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि यह गंभीर है। खबर सुनकर उसका परिवार टूट गया। सिया की आंखों में आंसू थे। बेटे का चेहरा भय से भर गया था। आरव ने पहली बार मौत को करीब से महसूस किया। रात के सन्नाटे में जब वह अस्पताल मगध की धरती पर सोने सा उजाला था। राजा था धनानंद, मगर जनता का हाल काला था। महलों में ऐश, बाहर भूख और रोना था। अन्याय का राज और अत्याचार का कोना था। इसी दौर में एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। गरीबी से लड़ता, मगर ज्ञान से प्रेम हुआ। नाम था विष्णुगुप्त, बुद्धि जिसकी तलवार थी। चेहरा साधारण पर सोच में आग का दरबार थी। गांव की गलियों से लेकर तक्षशिला की राह, चाणक्य ने सीखी राजनीति की हर चाल। वेद, शास्त्र, नीति सब कंठस्थ कर लिए। अन्याय मिटाने के प्रण भीतर भर लिए। एक दिन पहुंचे दरबार धनानंद के। सोचा राजा करेगा स्वागत विद्वानों के, पर हुआ उल्टा, अपमान मिला वहां। राजा ने कहा भिखारी निकल यहां से जहां। अपमान का वो तीर दिल के आर पार गया। चाणक्य का धैर्य अब आग में बदल गया। शपथ ली दरबार में हाथ उठाकर, नंद वंश मिटेगा मेरी रणनीति रचाकर। अपमान की चोट ने मन को जला दिया। एक साधारण ब्राह्मण को जननायक बना दिया। इसके बाद उनकी खोज शुरू हुई। एक ऐसे युवक की तलाश हुई जो हो बहादुर, न्यायप्रिय और महान, जो बदल दे आर्यावर्त की पहचान। तभी मिली नजरें एक बालक पर, जिसकी आंखों में सपने थे सम्राट के घर। नाम था चंद्रगुप्त, साहसी और तेज। उसके भीतर था एक योद्धा का वेश। चाणक्य ने कहा तू ही है मेरा चुनाव। तेरे हाथों से ही मिटेगा नंदों का अभाव। फिर शुरू हुई शिक्षा की कठोर गाथा। हर दिन बनता गया चंद्रगुप्त सम्राट का भ्राता। तक्षशिला की गलियों में नई सुबह आई। आचार्य चाणक्य के संग चंद्रगुप्त पढ़ाई। कभी धनुर्विद्या, कभी राजनीति का पाठ, कभी वीरता की सीख, कभी कूटनीति की बात। चाणक्य ने कहा राजा वही जो प्रजा का रक्षक बने, न कि महलों का कैदी और धन का लोभी बने। राज्य की नींव न्याय पर टिकनी चाहिए और शासक की सोच प्रजा तक दिखनी चाहिए। सत्ता का सुख यदि मन को भाए तो प्रजा का दुख कभी न मिट पाए। चंद्रगुप्त हर दिन और मजबूत होता गया। उसकी आंखों में अब महज सपने नहीं बल्कि योजनाएं बसने लगीं। चाणक्य ने उसे सिखाया, कभी युद्ध तलवार से जीते जाते हैं तो कभी बुद्धि से, और कभी धैर्य ही सबसे बड़ी विजय होती है। संघर्ष की राह। नंद वंश का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। लोग करों के बोझ तले दबे थे। गरीब किसान अपनी जमीन छोड़कर भाग रहे थे। सैनिक गांव की बेटियों का अपमान करते। राजा धनानंद सोने के सिंहासन पर बैठकर शराब और नृत्य में डूबा रहता। इसी अन्याय ने चाणक्य और चंद्रगुप्त को और कठोर बना दिया। उन्होंने छोटे छोटे जनपदों के राजाओं से मिलना शुरू किया, लेकिन सबके मन में डर था। धनानंद के विरुद्ध खड़े होने का मतलब मौत है। चाणक्य ने कहा मौत से डरकर जीना भी मौत ही है। जो न्याय की खातिर खड़ा नहीं होता वह जीवन भर गुलाम बना रहता है। डर अगर मन में पल जाए तो शक्ति भी बेबस हो जाए। हिम्मत से जो राह बना ले इतिहास उसी का गान सुनाए। पहली कोशिश। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक छोटी सेना बनाई। गांव-गांव से नौजवान जुड़ते गए, लेकिन साधन कम थे। पहले ही युद्ध में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
सैनिक बिखर गए, चंद्रगुप्त घायल हुआ। चंद्रगुप्त निराश होकर बोला, आचार्य, शायद मैं इस लड़ाई के काबिल नहीं। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सम्राट, हार ही तो तुझे सम्राट बनाएगी। अगर पहली जीत आसान होती तो उसका मूल्य भी छोटा होता। सच्चा योद्धा वही है जो गिरकर फिर उठे। भारत की धरती पर जब जब अन्याय और अत्याचार ने अपने पैर पसारे, तब तब यहाँ ऐसे महापुरुष जन्मे जिन्होंने न केवल उस अन्याय का अंत किया बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया। उन्हीं महापुरुषों में से एक नाम है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य का जीवन केवल राजनीति का पाठ नहीं था, बल्कि त्याग, संघर्ष, दृढ़ निश्चय और अपमान को शक्ति में बदलने की गाथा था। चाणक्य का जन्म तक्षशिला के समीप एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता चणक विद्वान ब्राह्मण थे और मां धर्मपरायण स्त्री। लेकिन राजनीति की चालबाजियों में उनके पिता की हत्या कर दी गई। इस घटना ने चाणक्य के बचपन को गहराई से झकझोर दिया। एक छोटा बच्चा जिसने पिता को खो दिया, उसकी आंखों में सवाल थे। मां ने आंसू पोंछते हुए कहा था, बेटा, ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। यदि जीवन में अन्याय का सामना करना है तो विद्या को अपनाओ। यही शब्द उनके जीवन का मार्गदर्शन बन गए। बचपन से ही चाणक्य के भीतर गहरी बुद्धिमत्ता थी। वे हर बात की तह तक जाने वाले थे। जब वे तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंचे तो वहां उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, युद्धकला और धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। उनकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि गुरु और साथी उन्हें कौटिल्य कहने लगे, क्योंकि उनकी सोच गहरी और जटिल थी, जिसमें हर समस्या का हल छिपा रहता था। तक्षशिला में अध्ययन करते समय उन्होंने भारत की सबसे बड़ी कमजोरी देखी। छोटे छोटे राज्य आपस में युद्ध करते रहते थे। बाहरी आक्रमणकारी आते, लूटते और चले जाते। उन्हें यह बात भीतर तक चुभती कि इतनी समृद्ध और महान संस्कृति विभाजन के कारण असहाय हो जाती है। तभी उनके मन में स्वप्न जगा कि भारत को एक होना चाहिए। एक ऐसा अखंड भारत जहां कोई बाहरी शत्रु आकर प्रजा का शोषण न कर सके। शिक्षा पूर्ण करने के बाद चाणक्य पाटलिपुत्र आए। उस समय वहां नंद वंश का शासन था और राजा धनानंद सत्ता की गद्दी पर बैठा था। नंद वंश का यह राजा अहंकारी, क्रूर और विलासी था। प्रजा दरिद्रता में जी रही थी, जबकि महल में सोने चांदी और मदिरा की नदियां बह रही थीं। चाणक्य ने सोचा कि राजा को धर्म और नीति का उपदेश दिया जाए। वे अपनी जटाएं खोले, साधारण वस्त्र धारण किए दरबार में पहुंचे। लेकिन अहंकारी राजा को यह सब स्वीकार नहीं था। उसने दरबारियों से कहा, यह भिखारी ब्राह्मण यहाँ क्या करने आया है? और देखते ही देखते चाणक्य को दरबार से धक्का देकर बाहर फेंक दिया गया। उस क्षण का अपमान उनके जीवन की सबसे बड़ी आग बन गया। उन्होंने वहीं राजमहल की सीढ़ियों पर प्रतिज्ञा ली कि जब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा और इस धरती पर न्याय का शासन स्थापित नहीं होगा, वे चैन से नहीं बैठेंगे। इसके बाद चाणक्य गांव-गांव घूमते रहे। वे ऐसे वीर की तलाश में थे जो उनके स्वप्न को साकार कर सके। तभी उनकी दृष्टि पड़ी एक युवा लड़के पर जो खेल खेल में अन्य बच्चों को युद्धकला और नेतृत्व सिखा रहा था। उसका नाम था चंद्रगुप्त। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर आत्मविश्वास और हृदय में साहस। चाणक्य ने पहचान लिया कि यही वह युवक है जिसके सहारे वे नंद साम्राज्य की जड़ों को हिला सकते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, उसे राजनीति की बारीकियां समझाईं, युद्धनीति सिखाई और सबसे बढ़कर यह सिखाया कि शत्रु को केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से भी हराया जा सकता है। उन्होंने कहा, याद रखो, सिंह भी यदि अकेला हो तो गीदड़ों से हार सकता है।
इसलिए अपने सैनिकों और जनता को साथ लेकर चलो। धीरे धीरे चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर छोटी छोटी सेनाएं संगठित करनी शुरू की। कई बार वे असफल हुए, कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन चाणक्य ने कभी हार मानना नहीं सीखा। वे कहते थे, असफलता केवल अनुभव है जो हमें और मजबूत बनाती है। वर्षों के संघर्ष के बाद आखिरकार वह समय आया जब नंद वंश की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। धनानंद का अत्याचार जनता के लिए असहनीय हो गया था। प्रजा भीतर भीतर विद्रोह के लिए तैयार बैठी थी। चाणक्य ने इस अवसर को भांपा और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में निर्णायक युद्ध की योजना बनाई। युद्ध कठिन था, लेकिन चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने अंततः विजय दिलाई। धनानंद पराजित हुआ और उसका साम्राज्य समाप्त हो गया। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त ने सिंहासन संभाला और चाणक्य उनके महामंत्री बने। इस प्रकार एक साधारण ब्राह्मण जिसने दरबार की सीढ़ियों पर अपमान झेला था, उसने पूरे भारत के इतिहास की धारा बदल दी। चाणक्य ने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति की रचना की। इनमें न केवल राजनीति और कूटनीति का ज्ञान था, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए मार्गदर्शन था। उन्होंने कहा कि राजा वही है जो प्रजा के सुख को अपना सुख माने और प्रजा के दुख को अपना दुख। उनके सिद्धांतों के कारण मौर्य साम्राज्य इतना शक्तिशाली बना कि आने वाले कई वर्षों तक भारत अखंड और सुरक्षित रहा। चाणक्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि अपमान, दुख और कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि व्यक्ति में दृढ़ निश्चय और ज्ञान का प्रकाश है तो वह अकेला भी इतिहास बदल सकता है। उनके जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि अन्याय का विरोध करना ही सच्चे धर्म का पालन है, और अगर मन में लक्ष्य हो तो असंभव को भी संभव किया जा सकता है। भारत की धरती पर समय समय पर ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान, साहस और दूरदृष्टि से इतिहास की दिशा ही बदल दी। उन्हीं महान व्यक्तित्वों में एक नाम है आचार्य चाणक्य। उनका असली नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य था, लेकिन दुनिया उन्हें चाणक्य के नाम से पहचानती है। वे न केवल एक महान शिक्षक थे, बल्कि राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र के अद्भुत ज्ञाता भी थे। चाणक्य का जन्म लगभग 2500 साल पहले पाटलिपुत्र के पास एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका बचपन गरीबी में बीता, लेकिन उनकी बुद्धि विलक्षण थी। कहा जाता है कि बचपन से ही उनके भीतर न्याय की भावना और अन्याय के प्रति विद्रोह की अग्नि थी। वे अक्सर अपने साथियों से कहते कि यदि इस धरती पर अन्याय होगा तो उसे सहना भी सबसे बड़ा अपराध होगा। बालक चाणक्य की रुचि पुस्तकों और ज्ञान में थी। उनका स्वरूप साधारण था, काले रंग का दुबला-पतला शरीर, झुर्रियों भरा चेहरा और तेजस्वी आंखें। लेकिन जो लोग उन्हें देख लेते, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाते। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और बाद में वहीं आचार्य बने। उनके शिष्यों में कई विद्वान, व्यापारी और राजकुमार शामिल हुए। उन दिनों भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। नंद वंश मगध पर शासन कर रहा था, लेकिन उनके राजा धनानंद के शासन में प्रजा दुखी थी। धनानंद घमंडी, क्रूर और भ्रष्ट था। प्रजा पर अत्यधिक कर लगाए जाते थे। छोटे राज्यों को धमकाकर उनके धन पर कब्जा किया जाता था। गरीब भूख से मरते और महल में उत्सव होते। चाणक्य को यह सब सहन नहीं हुआ। उन्होंने संकल्प लिया कि अन्याय के इस साम्राज्य को समाप्त करके वे एक ऐसे राजा को गद्दी पर बैठाएंगे जो धर्म और न्याय के अनुसार शासन करेगा। एक कथा है कि चाणक्य एक बार धनानंद के दरबार में गए थे। वहां उन्होंने अपनी तीखी बातों से राजा की गलत नीतियों को उजागर किया। राजा ने अपमानित होकर दरबारियों के सामने चाणक्य का अपमान किया और उन्हें दरबार से बाहर फेंकवा दिया। अपमानित चाणक्य ने तुरंत अपने जटाजूट खोल दिए और शपथ ली कि जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर देंगे,
तब तक अपने बाल वापस नहीं बांधेंगे। यहीं से शुरू हुआ चाणक्य का संघर्ष। उन्होंने तलाश शुरू की ऐसे व्यक्ति की जिसे वे शिक्षा देकर एक महान सम्राट बना सकें। तभी उनकी नजर पड़ी एक बालक पर जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त साधारण परिवार का था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में साहस और नेतृत्व की झलक थी। चाणक्य ने उसे अपने संरक्षण में लिया और तक्षशिला में उसे युद्धकला, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा दी। धीरे धीरे चंद्रगुप्त चाणक्य के मार्गदर्शन में एक सशक्त नेता बना। चाणक्य ने उसे यह सिखाया कि सच्चा शासक वही है जो अपने प्रजा को परिवार की तरह समझे और कभी भी अन्याय के सामने झुके नहीं। चंद्रगुप्त के मन में भी अन्याय के खिलाफ आग जल रही थी। चाणक्य ने छोटे छोटे राज्यों के राजाओं से संपर्क किया और उन्हें समझाया कि अगर वे आपस में लड़ते रहेंगे तो नंद वंश हमेशा उनका शोषण करता रहेगा, लेकिन अगर वे एकजुट हो जाएं तो साम्राज्य का अंत किया जा सकता है। उनकी कूटनीति सफल हुई और कई राजा चंद्रगुप्त के साथ आ गए। फिर आया वह दिन जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मिलकर नंद वंश को परास्त किया। एक लंबे संघर्ष और युद्ध के बाद धनानंद को गद्दी से उतार दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा बना और चाणक्य उसका महामंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में चाणक्य ने ऐसी नीतियां बनाई जिनसे भारत एक सशक्त और केवल एक राजा बनाना नहीं था। उनका सपना था एक सशक्त, न्यायपूर्ण और अखंड भारत। उन्होंने कर व्यवस्था सुधारी, प्रजा के कष्ट दूर किए, व्यापार को प्रोत्साहित किया और सेना को संगठित किया। उनका लिखा हुआ ग्रंथ अर्थशास्त्र आज भी राजनीति और प्रशासन का मार्गदर्शक है। उसमें उन्होंने बताया कि राज्य की शक्ति उसकी प्रजा है और राजा का कर्तव्य सेवा है, न कि विलासिता। चाणक्य का त्याग। चाणक्य ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न धन, न पद, न सम्मान। वे साधारण वस्त्र पहनते, साधारण भोजन करते और अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उनका एक ही सपना था, भारतवर्ष ऐसा बने जहां कोई भूखा न सोए और अन्याय का शासन न चले। उन्होंने सिखाया कि अपमान भी प्रेरणा बन सकता है यदि हम उसे संकल्प की शक्ति में बदल दें। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि दृढ़ निश्चय और त्याग से असंभव भी संभव हो सकता है। अंत और विरासत। समय बीतता गया। चंद्रगुप्त महान सम्राट बने और भारत का मौर्य साम्राज्य विश्व की सबसे बड़ी शक्तियों में गिना जाने लगा। जब यूनानी आक्रमणकारी आए तो भी चाणक्य की नीतियों ने भारत को सुरक्षित रखा। आखिरकार एक दिन चाणक्य ने संसार को अलविदा कहा, लेकिन उनका नाम कभी नहीं मिटा। वे केवल एक महामंत्री नहीं थे, बल्कि एक विचारधारा थे, एक ऐसी ज्योति जो पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरणा देती है। आज भी जब हम अन्याय के खिलाफ उठते हैं, जब हम अपने सपनों के लिए संघर्ष करते हैं, तो कहीं न कहीं चाणक्य का ही अंश हमारे भीतर जागता। चाणक्य की अमर कहानी। रात का सन्नाटा था। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे थे। गंगा किनारे एक साधारण ब्राह्मण अपने छोटे से घर में बैठा था। उसी घर में एक बालक जन्मा, दुबला-पतला, सांवला, उलझे बालों वाला। कोई नहीं जानता था कि यही बालक एक दिन पूरे भारत का भाग्य बदल देगा। उसका नाम था कौटिल्य। आगे चलकर दुनिया उसे चाणक्य कहेगी। बचपन में ही उसने देख लिया था कि समाज में अन्याय और भेदभाव कितना गहरा है। अमीर और शक्तिशाली अपने बल पर गरीबों को दबाते थे। छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते थे और प्रजा पिसती थी। बालक चाणक्य सोचता, क्या यह भारत सदा ऐसे ही बंटा रहेगा? समय बीता। चाणक्य ने तक्षशिला में शिक्षा पाई। वह इतना विद्वान बना कि लोग उसे चलती फिरती पुस्तक कहते। परंतु ज्ञान उसके लिए केवल ग्रंथों तक सीमित नहीं था। वह चाहता था कि ज्ञान से समाज बदले, प्रजा सुरक्षित हो।
एक दिन वह पाटलिपुत्र पहुंचा, जहां मगध का राजा नंद राज करता था। सोना चांदी से भरे महल, नाच गाने में डूबा दरबार, लेकिन प्रजा भूखी थी। चाणक्य ने सोचा, मैं राजा को समझाऊंगा। परंतु जब उसने दरबार में सत्य बोला तो नंद ने उसका मजाक उड़ाया। घमंड से कहा, तू कौन है जो मुझे सिखाएगा? और दरबार से अपमानित कर बाहर निकाल दिया। उस क्षण चाणक्य की आंखों में आंसू नहीं, आग जल रही थी। उसने धरती पर अपनी जटा रखकर शपथ ली, जब तक मैं इस नंद वंश को समाप्त नहीं कर दूंगा, मैं इन्हें नहीं बांधूंगा। भविष्य ने करवट ली। एक दिन उसकी नजर एक गरीब बालक पर पड़ी, जो खेलते खेलते अपने साथियों को नेतृत्व दे रहा था। वही था चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य ने उसकी आंखों में वही ज्वाला देखी जिसकी तलाश उन्हें थी। उन्होंने उस बालक का हाथ थामा और कहा, तू केवल एक लड़का नहीं है, तू भारत का भविष्य है। फिर शुरू हुआ संघर्ष। छोटे छोटे गांव, भूखे किसान, थकी हुई जनता, चाणक्य ने सबको जोड़ा। उसने चंद्रगुप्त को युद्धकला सिखाई, राजनीति के पाठ पढ़ाए और सबसे बड़ा सबक दिया, शक्ति केवल तलवार में नहीं, बुद्धि और धैर्य में है। कई बार वे हारे, कई बार टूटे, लेकिन हर बार चाणक्य ने अपने शिष्य से कहा, चंद्रगुप्त, याद रख, सिंहासन उसी का होता है जो हारने पर भी हार नहीं मानता। आखिरकार वह दिन आया। नंद वंश का पतन हुआ। चंद्रगुप्त ने राज सिंहासन संभाला और उसके पीछे खड़ा था एक ऋषि जैसा पुरुष, चाणक्य। भारत की प्रजा ने पहली बार महसूस किया कि अब उनके पास एक ऐसा राजा है जो उनके लिए जीता है, और एक ऐसा मंत्री जिसने अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में अर्पित कर दिया। बुजुर्ग चाणक्य जब अपने जीवन के अंतिम दिनों में थे तो शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुजी, आप चाहते क्या थे? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, बेटा। मैंने केवल यह चाहा कि यह भारत एक हो, मजबूत हो। क्योंकि जब तक यह भूमि बंटी रहेगी, इसकी संतानें दुखी रहेंगी। और यही सच्चाई है। चाणक्य केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे विचार थे। वे आंधी थे जो अन्याय को उड़ाकर ले गई। वे दीपक थे जो अंधकार में भी प्रकाश बन गए। आज भी जब इतिहास की किताब खुलती है तो उसमें चाणक्य की वह ज्वाला चमक उठती है। सच्चा नेता वही है जो राष्ट्र के लिए जिए, प्रजा के लिए जिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम था आरव। जब उसकी आंखें पहली बार खुलीं तो उसकी मां ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, तू मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। उस दिन उस घर में रोशनी ही रोशनी छा गई। एक नवजात की किलकारी ने पूरे आंगन को जैसे जीवन से भर दिया। समय बीता, आरव बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर सच्चाई। वह अक्सर आकाश की ओर देखता और अपनी मां से पूछता, मां, वहां ऊपर तारे क्यों चमकते हैं? मां मुस्कुरा देती और कहती, बेटा, वह तारे नहीं, आत्माओं के दीपक हैं। जब लोग इस धरती से जाते हैं तो उनकी आत्माएं वहां चमकती हैं। उस समय आरव कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन उसके मन में यह सवाल गहराई से बैठ गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, आरव ने जिंदगी के रंग देखे। कभी खुशियां, कभी गम, कभी हार, कभी जीत। बचपन की मासूमियत से निकलकर वह जवानी की दहलीज पर पहुंचा। उसके सपने बड़े थे। वह चाहता था कि उसका परिवार गर्व करे। उसने पढ़ाई में मेहनत की, नौकरी पाई और धीरे धीरे परिवार को सुख सुविधाएं दीं। मां बाप बूढ़े हो रहे थे, लेकिन बेटे की सफलता देखकर उनका चेहरा खिल जाता। आरव की जिंदगी में एक और मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात सिया से हुई। सिया सरल और निष्कलंक हृदय वाली लड़की थी। दोनों की आत्माएं जैसे पहले से ही जुड़ी हुई थीं। उनकी शादी हुई और घर में खुशियां लौट आईं। जल्द ही एक बेटा भी हुआ, और जब उसने पहली बार पापा कहा तो आरव की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसे लगा
कि अब उसकी जिंदगी पूरी हो गई है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी राह नहीं चलती। एक रात उसका पिता चल बसे। मौत ने पहली बार उसके घर का दरवाजा खटखटाया। आरव ने अपने पिता को हमेशा मजबूत और हिम्मती देखा था, लेकिन अब उनकी देह एकदम शांत पड़ी थी। उस समय उसे मां की कही बात याद आई, बेटा, आत्माएं कभी मरती नहीं, तेरे पापा अब तारा बनकर ऊपर चमकेंगे। उस रात आरव ने आसमान की ओर देखा और उसे सचमुच लगा कि एक नया तारा जुड़ गया है। समय की गाड़ी आगे बढ़ती रही। आरव मेहनत करता रहा, परिवार को संभालता रहा, लेकिन जिंदगी के साथ साथ उसके दिल में कई सवाल गहराने लगे। आखिर मौत क्या है? आत्मा सचमुच अमर है? परमात्मा से उसका रिश्ता क्या है? यह सवाल उसके दिल में खटकते रहे, लेकिन व्यस्तताओं के बीच दब जाते। एक दिन अचानक आरव बीमार पड़ गया। पहले तो उसने सोचा मामूली थकान होगी, लेकिन धीरे धीरे बीमारी गहराने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि यह गंभीर है। खबर सुनकर उसका परिवार टूट गया। सिया की आंखों में आंसू थे। बेटे का चेहरा भय से भर गया था। आरव ने पहली बार मौत को करीब से महसूस किया। रात के सन्नाटे में जब वह अस्पताल